हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। 10 मिनट्स जीके सीरीज में आज बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 31 की। अनुच्छेद 31 मौलिक अधिकारों में ये संपत्ति का मौलिक अधिकार है जो अब विलोपित हो चुका है, यानी इसको डिलीट किया जा चुका है और इसकी जगह पर कुछ अन्य आर्टिकल्स हैं। इसको सेविंग सर्टेन लॉज यानी कुछ विधियों की व्यावृत्ति नाम से इसको दिया गया है। आर्टिकल 31 मूल रूप से जब 1949 में हमारा संविधान बन गया था, नवंबर 1949 में, तो आर्टिकल 31 दो भागों में बटा हुआ था, 31(1), 31(2, और ये मूल रूप से संपत्ति के मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट टू हैव प्रॉपर्टी का अधिकार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस आर्टिकल के जो मूल संविधान में जो प्रावधान था वो बिल्कुल वैसा ही वर्बेटिम था जो कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था उसके सेक्शन 299 में जो बातें कही गई थी वो एज इट इज हमने उसको इनकॉर्पोरेट कर ली थी, यानी हमारे संविधान में इसको सम्मिलित कर लिया था। 1949 के मूल संविधान में जब ये संपत्ति का अधिकार डाला गया तो उसके बाद में सबसे ज्यादा विवादित जो अधिनियम यही रहा। सबसे ज्यादा विवादित अगर किसी मौलिक अधिकार की बात करें तो भी ये संपत्ति का मौलिक अधिकार है। थोड़ा सा ये आर्टिकल क्लटर्ड है। अब चूंकि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा है, आप सब जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी अगर इसके बैकग्राउंड को हम नहीं समझेंगे तो हमें आगे की बात समझ में नहीं आएगी। हालांकि ये डिलीटेड है, लेकिन फिर भी यूपीएससी और अन्य पीसीएस एग्जाम और जितने भी एग्जाम जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी भी आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट का हिस्सा है आजाद भारत के अंदर। तो बात करते हैं सबसे पहले आर्टिकल 31। देखिए, ये मैंने कहा कि ये बहुत ज्यादा क्लटर्ड है। क्लटर्ड का क्या मतलब है? बहुत ज्यादा इसके अंदर चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स, इतनी क्लिष्ट हो चुकी है कि मूल बात हमें समझ में नहीं आती है। क्योंकि मूल संविधान क्या है, बाद में से हटा दिया गया, फिर इसमें क्या डाला गया, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, इससे संबंधित और विवाद क्या क्या है, तो ये आपस में इतने घालमेल इनमें हो गया है कि इसको अगर स्पष्ट बुद्धि से समझने की कोशिश करें तो थोड़ी सी मुश्किल आती है। हम कोशिश करेंगे इसको शॉर्ट में समझने की कि इसके अंदर क्या क्या प्रावधान आते हैं। दो चीजें आपको समझनी पड़ेगी। पहला आर्टिकल समझ लीजिए, आर्टिकल 31 का टाइटल क्या था? इसका टाइटल था संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। अब इसके आगे लिखा गया नाउ ओमिटेड, यानी अब ये विलोपित हो चुका है, यानी ये हट गया है। हिंदी में दिया गया है कुछ विधियों की व्यावृत्ति या सुरक्षा, सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज, यानी कुछ विधियों की जो है की बातें अभी भी इसमें रह गई है, तो इसका टाइटल रहा। अब इसको समझने से पहले इसको दो भागों में आपको बांटना आवश्यक है। एक मौलिक आर्टिकल 31 जिसके अंदर 31(1), 31(2) दो पार्ट दिए हुए थे। अब वो उसकी बात करेंगे पहले, उसके बाद में अब जो रह गया वो 31A, B, C और D। 31 क, ख, ग, घ, अब इसको हटाया जा चुका है। तो दो पार्ट में आप कंफ्यूजन मत होना। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 31(1) की, यानी 31(1) जो था मूल रूप से क्या कहता था, उसके साथ में क्या बातें जुड़ के आई। आर्टिकल 31(1) ये कहता है कि भारत में किसी भी व्यक्ति को उसके संपत्ति के मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा विधि के प्राधिकार के बगैर। विधि के प्राधिकार का क्या मतलब है? विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी सरकार यानी कार्यपालिका केवल अपने आदेश से, कार्यकारी आदेश से किसी भी व्यक्ति को संपत्ति से वंचित नहीं कर सकती है। वो तभी वंचित की जा सकती है जब उसका एक कानून बनेगा, और जो विधायिका में बनेगा, संसद में बनेगा या विधानसभा में बनेगा। पहला इसका पार्ट ये है। 31(2) ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी से वंचित या डिप्राइव तभी किया जाएगा, उसकी निजी संपत्ति से वंचित तभी किया जाएगा जब तक कोई पब्लिक पर्पस के लिए राज्य यानी स्टेट उस जमीन का या उस संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर लेता है। ठीक है, और बदले में उसको कंपनसेशन मिलेगा, क्षतिपूर्ति मिलेगी। तो ये आर्टिकल 31(1), 31(2) की मूल बातें हैं। 31(1) कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अथॉरिटी ऑफ लॉ के बिना वंचित नहीं किया जाएगा संपत्ति से, और आर्टिकल 31(2) ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को पब्लिक पर्पस, किसी भी व्यक्ति की संपत्ति से वंचित किया अगर राज्य करता भी है तो वो किसके लिए करेगा? पब्लिक पर्पस के लिए कोई काम कर रहा है, यानी देश के हित के लिए, बहुत बड़े समुदाय के हित के लिए कार्य किया जा रहा है, कोई बांध वगैरह इत्यादि बनाया जा रहा है या भूमि सुधार हो रहे हैं, उसके लिए किया जाएगा और बदले में उसको क्षतिपूर्ति मिलेगी। ये मौलिक संविधान के अंतर्गत ये प्रावधान था। अब आगे बढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि संपत्ति का मूल अधिकार का मतलब क्या है। देखिए आप, इसका मतलब ये देखिए क्या है कि जब भारत आजाद हुआ उस समय कई अफ्रीकी एशियाई देश आजाद हो रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, विश्व दो ध्रुवों में बटा हुआ था। एक जो ध्रुव जो था जो मानता था कि उदारवाद होना चाहिए, सभी व्यक्ति को निजी संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए और जितनी भी इंडिविजुअल फ्रीडम होती है वो मिलनी चाहिए। दूसरी, इसको मानने वाले जो लोग लिबरल देश कहलाए, उदारवादी देश कहलाए, जैसे अमेरिका,
इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, ये देश जो थे इसके जो है पक्ष के देश थे। तो इसे प्रथम विश्व युद्ध भी कहा गया, जो आज भी कहलाता है। दूसरा एक खेमा था सोवियत रशिया, जो अब रशिया कहलाता है, सोवियत संघ पहले कहलाता था, और इसके साथ जुड़े हुए देश थे जो ये मानते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है सभी बुराइयों की जड़ है, और जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए, सब कुछ जो है सामुदायिक होना चाहिए। उन देशों को कहा गया था सोशलिस्ट कंट्री, कम्युनिस्ट कंट्री, और उनका पहरुआ सोवियत रशिया था। भारत जब आजाद हुआ तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा पसोपेश था कि कौन से खेमे को या कौन सी आइडियोलॉजी को अपनाया जाए, उदारवाद को अपनाया जाए या साम्यवाद को अपनाया जाए, कैपिटलिज्म को अपनाया जाए या सोशलिज्म को अपनाया जाए। तो हमने जो है एक मिडिल वे निकाला, लेकिन हमने, हमारा झुकाव थोड़ा सा हमारा समाजवादी ढांचे की तरफ था, हम समानता की बातें ज्यादा करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने संपत्ति का जो अधिकार है, निजी संपत्ति का अधिकार है, उसको एक फंडामेंटल राइट की कैटेगरी दी। किसी भी संविधान में सबसे बड़ी कैटेगरी किसी अधिकार की होती है तो वो मौलिक अधिकार की होती है, क्योंकि अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, इतनी बड़ी इसकी वरीयता मानी जाती है। तो एक तरफ तो समाजवाद की तरफ हमारा झुकाव शो हो रहा था, और दूसरी तरफ उन्होंने निजी संपत्ति को इतना बड़ा अधिकार बना दिया कि उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक के रास्ते आपके लिए खुले हुए थे। इसी पृष्ठभूमि में हमें आगे चलना है। अब भारत जब आजाद हुआ तो आप समझिए कि संपत्ति क्या है। भारत जब आजाद हुआ तो भारत का 92% जनसंख्या का हिस्सा गांवों में रहता था, रूरल ड्वेलिंग करता था, यानी गांवों के अंदर। और गांवों के अंदर जो संपत्ति थी, संपत्ति का सबसे बड़ा जो रूप जो था वो भूमि थी, और भूमि के मालिक जो थे जमींदार थे, जिनको इनामदार भी कहा जाता था। साउथ इंडिया, वेस्टर्न इंडिया के अंदर जमींदार, जागीरदार, भूमिपति, भूपति, ये लोग जो थे जो गांव के जमीन के मालिक होते थे, बाकी सब उनके वहां पर खेती करते थे। यानी भूमि संसाधनों का, भूमि संसाधन संपत्ति का एक रूप थे, जो लैंड रिसोर्सेज थे, उन पर एक बहुत छोटे तबके का कब्जा था। तो अब उनसे जमीन लेके आम जनता में बांटना ताकि भूमि सुधार की जा सके। भूमि सुधारों के अंतर्गत काश्तकारी अधिनियम लाए गए, सीलिंग एक्ट लाए गए, जोतदारी एक्ट लाए गए, और बहुत सी चीजें लाई गई। वो लाना भी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा अहम प्रश्न था। बहरहाल आजादी मिली, आजादी के बाद संविधान बना, संविधान में संपत्ति का अधिकार लाया गया, और आजादी मिलने के साथ, संविधान लागू होने के साथ ही भूमि सुधार प्रारंभ हुए, यानी जमींदारों से भूमि ली गई और आम जनता में बांटी गई। अब जमींदारों के पास में आर्टिकल 31 था, वो आर्टिकल 31 लेके वो सुप्रीम कोर्ट गए। पहले हाई कोर्ट्स में गए, लोअर कोर्ट्स में गए, हाई कोर्ट में गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब, अब सुप्रीम कोर्ट या कोई भी भारत में जो कोर्ट है वो विधायिका द्वारा बनाई गई विधि से जो है वो बंधे हुए हैं, वो उनसे आगे नहीं जा सकते। एक तरफ तो आप संपत्ति का मौलिक अधिकार बना रहे हो, और दूसरी तरफ लोगों को, उनको संपत्ति से वंचित कर रहे हो, तो वो मौलिक अधिकारों को लेके जो है कोर्ट्स में जाने लगे। इसी से संबंधित मामले जब सुप्रीम कोर्ट में जाने लगे तो हमारे देश की संसद, हमारे देश की जो सरकार थी, उसने निर्णय लिया कि हमें संविधान में संशोधन करना चाहिए, और इन्हीं आर्टिकल से संबंधित समय समय पर संशोधन हुए। जैसे जैसे परिवेश बदलते गए, जैसे जैसे लोग कोर्ट्स में जाने लगे, वैसे वैसे संविधान में संशोधन किए गए। इसके तहत हमारे संविधान में कई संशोधन किए गए, जैसा पहला संविधान संशोधन किया गया, चौथा संविधान संशोधन किया गया, 17वां संविधान संशोधन किया गया, 25वां संविधान संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन किया गया, 43वां संविधान संशोधन, 44th अमेंडमेंट एक्ट। एक झड़ी लग गई संविधान संशोधनों की, जो आर्टिकल 31 और 111 से और 31(2) से जुड़े हुए थे। अब आप देखिए, सबसे पहले सोचिए 31(1) के अंदर क्या बातें थी। 31(1) की बात कहती है कि किसी भी व्यक्ति को अथॉरिटी ऑफ लॉ के बगैर, विधि के प्राधिकार के बगैर उनकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल खुद 31 कहता है कि अगर ऐसा हो तो आप कोर्ट में जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। वैसे में जैसे ही भूमि सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए, भूमि सुधार सरकार ने करने प्रारंभ किए, लोगों से जमीनें लेके, जो भूमिपतियों से जमीनें लेके और आमजन में बांटना स्टार्ट किया, लोग कोर्ट चले गए। ऐसा माना जाता है कि करीबन 60 से ज्यादा अलग अलग केसेस जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में हो गए। इसी के मद्देनजर हमारे संविधान में पहला संशोधन किया गया, और इसमें यह प्रावधान किया गया कि अगर भूमि के वितरण से संबंधित अगर कोई मामला होता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगा। इसी के तहत हमारे संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, और उसमें भूमि सुधार से संबंधित सारे कानून डाल दिए गए। हमारे संविधान में मौलिक रूप से 8 अनुसूचियां थी, यानी शेड्यूल्स थी, लिस्ट थी। 9वीं शेड्यूल में ऐसे मामले डाल दिए गए, और ये प्रावधान कर दिया गया कि अगर इससे जुड़ा हुआ कोई मामला आता है तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता, उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। तो 31(1) की ये बातें। 31(2) में ये प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति से संपत्ति, किसी भी व्यक्ति की संपत्ति से अगर राज्य व्यक्ति को वंचित करता है तो उसको कंपनसेशन मिलेगा। अब देखिए, सरकार तब नई नई बनी थी, सरकारों के पास में इतना पैसा भी नहीं होता था,
इतनी भारी संख्या में, बहुत भारी संख्या में भूमि संसाधन अगर सरकार लेके और लोगों में बांटेगी तो उसका कंपनसेशन सरकार दे, इतना पैसा सरकार के पास नहीं था। और उधर आपने 31(2) में कहा गया है कि लोगों को जिनसे संपत्ति से वंचित किया जाएगा उसका कंपनसेशन मिलेगा। अभी कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति शब्द है, इस पर विवाद उठने लगे। क्या ये कंपनसेशन मार्केट रेट पे होगा या नहीं होगा, इस पे विवाद थे। तो बहुत से लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गए और कहा कि हमें बाजार मूल्य इसका मिलना चाहिए। बाजार मूल्य का पैसा सरकारों के पास होता नहीं था। इसी के मद्देनजर संविधान में चौथा संविधान संशोधन किया गया और ये व्यवस्था की गई कि क्षतिपूर्ति का मतलब है जितना सरकार दे दे। ये पूर्ण क्षतिपूर्ति नहीं है, फुल कंपनसेशन नहीं है। चौथे संविधान संशोधन के बावजूद भी लोग जो है बाज नहीं आए। बाज नहीं आने का मतलब है उनको ऐसा लगा कि कोर्ट से हमें उनको रिलीफ मिल सकता है। एक केस है आरसी कूपर बनाम भारत संघ, केस 1970 का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्षतिपूर्ति का मतलब जो है वो फुल कंपनसेशन ही है और किसी भी व्यक्ति से जमीन अगर ली जाती है, भूमि कोई संपत्ति सरकार अधिग्रहण करती है, उसको एक्वायर करती है, तो उसको मार्केट रेट पर फुल कंपनसेशन मिलना चाहिए। अब बारी संसद की थी। संसद ने परिवर्तन किया संविधान में। अगला 25वां संविधान संशोधन आया। इंदिरा गांधी की सरकार थी 1971 के अंदर। 25वें संविधान संशोधन में क्षतिपूर्ति शब्द जो था वो हटा दिया गया आर्टिकल 31(2) के अंदर से और उसको जो है वो रिप्लेस कर दिया गया अमाउंट शब्द से, यानी रकम से। यानी सरकार रकम देगी। अब रकम कितनी होगी इस पर कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। इसके बाद में एक रोचक केस आता है 2 साल बाद में, जिसे केशवानंद भारती केस कहा जाता है। केशवानंद भारती वर्सेस केरला स्टेट, जिसमें एक बहुत बड़ा संविधान पीठ बैठी थी। ऐसा माना जाता है आज तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ थी, 13 जजों की पीठ थी और इसने कई जो है बड़े बड़े फैसले लिए। वो मूल रूप से संपत्ति के अधिकार से संबंधित ही एक केस था। मौलिक रूप से केशवानंद भारती जो थे केरला के एक मठ के स्वामी थे और उन्होंने संपत्ति के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनके ननी पालकीवाला उनके वकील थे। उस समय जस्टिस सीकरी भारत के चीफ जस्टिस थे और बहुत लैंडमार्क जजमेंट आया था जिसने हमारे देश के संवैधानिक इतिहास यानी संवैधानिक विधि के इतिहास में कई माइलस्टोन रखे। तो केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हालांकि आपने कंपनसेशन की जगह अमाउंट शब्द डाल दिया, लेकिन अमाउंट है वो रीजनेबल होनी चाहिए। वो अगर सही नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट सरकार से पूछ सकता है कि किसी भी व्यक्ति से संपत्ति से वंचित करने के बाद में उसको आपने जो अमाउंट जो दी है वो सही है या नहीं है, उसका जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। ये केशवानंद भारती केस का एक क्लॉज था। अगेन बॉल सरकार के पास आ गई। सरकार ने 1976 के अंदर इमरजेंसी के दौरान संविधान के अंदर 42वां संविधान संशोधन किया और 42वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया कि आर्टिकल 31(2) के तहत अगर कोई भी कानून बनता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, उसको सुप्रीम कोर्ट जो है चैलेंज नहीं कर सकता। इमरजेंसी के बाद में जनता सरकार से काफी रुष्ट थी और पहली बार नॉन कांग्रेस सरकार भारत में सत्ता में आती 1978 में। मोरारजी देसाई की सरकार ने संविधान में 44वां संविधान संशोधन किया। जनता पार्टी की सरकार थी। 44वें संविधान संशोधन से अब ये जो सरकार थी, पहले समझिए ये सरकार जो थी एक तरह से समाजवादी आइडियोलॉजी से ओतप्रोत थी। तो उन्होंने सबसे मूल काम यही किया कि जिस नाम पर इतना विवाद हो रहा है वो उसका मूल कारण यह है कि आपने उसको एक मौलिक अधिकार बना रखा है, क्यों ना इसकी मौलिक अधिकार की स्टेचर कोई जो है उसकी जो स्थिति है उसको स्वरूप उसको चेंज कर दो। तो 44वें संविधान संशोधन में आर्टिकल 13(1), 13(2) डिलीट कर दी गई और उसको आर्टिकल 300A में डाल दिया गया, जिसमें ये प्रावधान किया गया कि वो अब एक लीगल राइट है। तो संपत्ति का अधिकार एक तरह से डिलीट कर दिया जनता पार्टी सरकार ने 1978 के अंदर 44वें संविधान संशोधन के तहत, ताकि इस तरह के जितने भी झगड़े हैं वो जड़ से समाप्त हो जाएं। अब इसके कई लोगों ने इसका जो है वो उसको चैलेंज भी किया और बहुत से मामले भी इसमें आए कि भाई ये बहुत गलत हुआ, ये संविधान के खिलाफ है, फलां ढिमका, बहुत सी बातें हुई। लेकिन कुल मिला के अब आर्टिकल 13(1) और 13(2) नहीं है, ठीक है। और हमारे संविधान, मूल जो संविधान है बेयर एक्ट है, उसमें भी लिखा हुआ है कि ओमिटेड है, ये विलोपित है। लेकिन इस 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार से संबंधित 2 बातें जो है और भी लाई गई। वो ये लाई गई कि अगर अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित कुछ मामला है तो संपत्ति के अधिकार का जो है उनको पूरा जो है दर्जा मिलेगा और सरकार कोशिश करेगी कि उनको जो है वो अगर उससे संबंधित कुछ संपत्ति इत्यादि खरीदे तो सरकार उनकी मदद कर सकती है। एक दूसरा, अगर किसी व्यक्ति से उसकी लैंड ली जाती है, सरकार उसे लैंड अगर लेती है, एक्वायर कर रही है और वो उस पर खेती कर रहा है और उसकी जो खेती की जमीन है वो सीलिंग एक्ट से यानी भूमि हदबंदी से कम है, यानी विद इन लैंड सीलिंग एक्ट के तहत उस व्यक्ति के पास में खेती की जमीन है और उस पर खेती कर रहा है, तो अगर उस पर लैंड एक्वायर सरकार करता है तो उसको बाजार रेट से देगा। ये एक बहुत ही विशिष्ट प्रकार का प्रावधान 44वें संविधान संशोधन से
किया गया। तो आर्टिकल 31(1), 31(2) की तो बात है। अब समझिए कि आर्टिकल 31A, B, C, D क्या है। आर्टिकल 31A समझिए क्या है। सबसे पहले आर्टिकल 31 क यानी 31A पहले संविधान संशोधन द्वारा संविधान के अंदर डाला गया और इसमें यह प्रावधान किया गया कि किसी भी व्यक्ति को अगर उसकी भूमि से या उसकी संपत्ति से वंचित किया जाता है और वो अगर कोर्ट में जाता है कि मेरे आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 का और आर्टिकल 31 का उल्लंघन है, लेकिन ये कार्य जो है अनुच्छेद 39 के तहत जो संपत्ति के अधिकार की समानता लाने के लिए लाया गया है, तो उसको कोर्ट में रिव्यू नहीं किया जा सकता है। यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो आगे हम पढ़ेंगे, यानी सरकार आर्थिक संसाधनों की समानता लाने के लिए, गरीब अमीर की खाई को मिटाने के लिए अगर ऐसा काम करती है तो अनुच्छेद 14 और 19 और 31 के तहत कोर्ट में नहीं जाया जा सकता। ये 31A कहता है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से। इसमें अमेंडमेंट और होते जाएंगे। इसी आर्टिकल से रिलेटेड चौथा अमेंडमेंट एक्ट होता है जिसमें यह प्रावधान किया गया, फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि भूमि का एक्विजिशन अगर सरकार करती है, भूमि का अधिग्रहण अगर सरकार करती है, तो केवल वो जमींदारी रिफॉर्म्स के लिए या फिर लैंड रिफॉर्म्स के लिए नहीं, कोई खनिज इत्यादि भी अगर अधिग्रहण सरकार को करने हो और अपने कॉर्पोरेशन इत्यादि चलाने हो, संपदा इत्यादि चलाने हो, तो वो भी उसमें शामिल होंगे। इसी अनुच्छेद से संबंधित 17वां संविधान संशोधन हुआ 1964 में। बहुत से लोग ये कह के कोर्ट में गए कि जो एस्टेट है या संपदा है, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत में चलती थी दक्षिण भारत में अंग्रेजों के समय में, उसमें जो संपदा जो ली जाती है, एस्टेट जो ली जाते हैं, वो इस संपत्ति के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले पार्लियामेंट ने चेंज कर दिया कि संपदा भी उसके अधीन आते हैं। तो 31A से संबंधित 3 अमेंडमेंट एक्ट है, फर्स्ट, फोर्थ और 17। मूल बात जो आपको याद रखनी, वो ये याद रखनी है कि अगर आर्टिकल 39 को इंप्लीमेंट करने के लिए अनुच्छेद 14, 19 और 31 का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। मोटे रूप में समझ लीजिए। अब है आर्टिकल 31B, 31 ख। ये बनाया गया है, ये संविधान के अंतर्गत जो आर्टिकल 31 के अंतर्गत ये जो नया अनुच्छेद डाला गया, वो डाला गया है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से। 31ABC के तहत डाला गया, 31B भी। 31B जो है वो 9वीं अनुसूची से संबंधित है। 9वीं अनुसूची लाई गई इसी एक्ट के तहत। 9वीं अनुसूची क्या है कि जैसे ही भूमि सुधार प्रारंभ हुए, मैंने आपको पहले बताया था कि 64 से ज्यादा अलग अलग प्रकार के जो केसेस वगैरह जो थे के नियम इत्यादि सरकारों ने बनाए, विनियम बनाए, एक्ट बनाए, रेगुलेशन बनाए, कई ऑर्डर्स लेके आई। उनको लेके एक तरह की मशरूमिंग हो गई कोर्ट में, लोग कोर्ट में चले गए संपत्ति के मौलिक अधिकार को लेके। तो आखिरकार सरकार ने एक सूझबूझ का निर्णय लिया और 9वीं अनुसूची संविधान के अंदर जोड़ी और कहा कि 9वीं अनुसूची के अंदर अगर कोई भी एक्ट डाल दिया जाता है और अगर वो लोगों को लगता है कि आर्टिकल 31 के खिलाफ है, तो उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब ये 9वीं अनुसूची जो है, इस पर समय समय पर कई संशोधन किए गए, जैसे चौथा अमेंडमेंट एक्ट किया गया, 17वां अमेंडमेंट एक्ट किया गया, 29वां अमेंडमेंट एक्ट किया गया, 34वां अमेंडमेंट एक्ट किया गया, 39th अमेंडमेंट एक्ट किया गया, 42वां संविधान संशोधन किया गया। अब 42वें संविधान संशोधन तक आते आते जब सरकार ने इमरजेंसी का लगभग उद्घोषणा कर दी थी, तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार के अलावा भी कुछ चीजें उसमें डालनी प्रारंभ कर दी ताकि कोर्ट में जाके लोग उसको चैलेंज नहीं कर सके। फिर जब सरकार चेंज होती है, जनता पार्टी की सरकार आती है, तो 44th अमेंडमेंट एक्ट आता है और उससे 9वीं अनुसूची में ऐसी तमाम चीजें जो कि भूमि सुधारों से अलग थी, उनको निकाल दिया जाता है। अब ये 9th शेड्यूल जो है बहुत ही रोचक है। 9th शेड्यूल का मतलब ये है कि संसद के पास में इतनी शक्ति है कि वो कोई भी ऐसी चीज बना सकती है जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ भी होगी, उनके अगेंस्ट में भी होगी, लेकिन अगर वो 9th शेड्यूल में डाल दी है तो कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ऐसी बहुत सी चीजें बाद में समय समय पर डाली गई। तो बहुत सी राज्य सरकारों ने रिजर्वेशन बढ़ा दिया, जैसे तमिलनाडु में रिजर्वेशन की जो परसेंटेज है वो 69% है, जो कि इंदिरा साहनी केस जो 93 का केस था उसकी 50% की लिमिट से ज्यादा है, लेकिन वो चूंकि नवीन अनुसूची में डाल दिया गया तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सका। ऐसे समय समय पर अलग अलग राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकारों ने जो है 9वीं अनुसूची में बहुत सी ऐसी चीजें डाल दी जो भूमि सुधारों से अलग थी। आखिरकार आके सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट देना पड़ा कि न्यायिक पुनरावलोकन केशवानंद भारती केस में दिए गए सिद्धांत बेसिक स्ट्रक्चर का अहम हिस्सा है। हमारे संविधान का जो मूल ढांचा है उसका एक अहम हिस्सा संविधान में परिवर्तन की न्यायिक पुनरावलोकन का है। इसलिए 9वीं अनुसूची में जो चीजें अप्रैल 1973 से पहले की हैं
उनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। उसके बाद में जो भी चीजें डाली गई है उनको चैलेंज किया जा सकता है। 24 अप्रैल 1973 वह दिवस है जब केशवानंद भारती का केस आया था और मौलिक ढांचे का सिद्धांत भी जो अस्तित्व में आया, उस पर हम बाद में अलग से कभी चर्चा करेंगे। अगला आर्टिकल है 31C यानी 31G। 31G क्या कहता है? 31G 25वें संविधान संशोधन द्वारा 1971 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, संविधान में संशोधन के माध्यम से डाला गया। ये मूल रूप से क्या कहता है कि अगर आर्टिकल 39B और C यानी आर्टिकल 39 जो कि मौलिक अधिकार है, डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व है, जिसके तहत समानता लाने का जो है सरकार का दायित्व बनता है कि आर्थिक संसाधनों की, भौतिक संसाधनों की समानता लेके आएगा, यानी गरीब अमीर की खाई को मिटाएगा। उसके तहत अगर सरकार कोई कार्य करती है और वो हमारे अनुच्छेद 14 का, 19 का और 31 के विरोधाभासी है, तो वैसे में मौलिक अधिकारों के ऊपर डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्वों की वरीयता रहेगी, यानी डीपीएसपी का अस्तित्व रहेगा और मौलिक अधिकार उससे नीचे माने जाएंगे। तो ये 25वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। इसका देखिए रीजन समझिए, सरकार कोई एक्ट लेके आई, सरकार ने कहा कि इसका उद्देश्य है गरीब अमीर के बीच की खाई को मिटाना। लोग कोर्ट में चले गए कह के कि हमारे आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, आर्टिकल 19 का उल्लंघन है, हमारे आर्टिकल 31 यानी संपत्ति अधिकार का उल्लंघन है। तो वैसे में कोर्ट ये कह सकता है कि संशोधन हो चुका है, 39B और C यानी अमीर गरीब की खाई को मिटाने के लिए, आर्थिक समानता को लाने के लिए सरकार की जो नीतियां वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए वो नहीं की चलेगी। ये प्रावधान 25वें संविधान संशोधन द्वारा सरकार द्वारा लाया गया। लेकिन इसको केशवानंद भारती के केस में चैलेंज किया गया 1973 में। इसमें ये हुआ, केशवानंद भारती ने कहा कि अगर समानता को लाने के लिए किसी मौलिक अधिकारों का हनन होता है, आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 19 का, आर्टिकल 31 का, तो ये विधि सम्मत है, यानी ये वैलिड है, हम इसको चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन जुडिशियल रिव्यू इसका नहीं किया जा सकता, ये गलत है। जुडिशियल रिव्यू हम इसका कर सकते हैं। तो केशवानंद भारती के केस के बाद में 76 के अंदर 42वां संविधान संशोधन किया गया। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सरकार ने एक और परिवर्तन किया कि डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए अगर मौलिक अधिकारों का हनन भी होता है, पूरे के पूरे, पहले 39B और C थे, अब कहा कि पूरे के पूरे पार्ट 4 को लागू करने के लिए पार्ट 3 यानी मौलिक अधिकारों के साथ में समझौता होता है तो वैलिड होगा और कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। पूरा अमूलचूल चेंज कर दिया। फिर 1980 का मिनर्वा मिल्स का केस आता है। मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि डीपीएसपी और मौलिक अधिकार यानी नीति निर्देशक तत्वों में और मौलिक अधिकारों के बीच का जो स्थिति है वो वही होगी जो केशवानंद भारती की केस तक थी, यानी बाद में जो चेंज किया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट से वो माना नहीं जाएगा। केवल 39B और C को लागू करने के लिए आर्टिकल 14, 19 और 31 कॉम्प्रोमाइज होते हैं तो वही वैलिड माने जाएंगे। अब चूंकि आर्टिकल 31 1 और 2 है ही नहीं तो 31 को हम उस पर विचार न भी करें तो भी चलेगा। अब एक और आर्टिकल है आर्टिकल 31D 31G। ये 31G क्या है? 31D 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जिसमें ये कहा गया था कि कोई राष्ट्र विरोधी घटनाएं घटती है और उससे रिलेटेड सरकार कोई कानून बनाती है तो उसका जो है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब उसके बाद में जैसे जनता पार्टी की सरकार आई 43rd अमेंडमेंट एक्ट से इसको जो है हटा दिया गया, अब अस्तित्व में नहीं है। अब मूल समझिए बात, मूल बात क्या है? 31(1), 31(2) अभी अस्तित्व में नहीं है। अभी अस्तित्व में क्या है? 31A, 31B, 31C और 31D जो है वो भी समाप्त हो चुका है। 31A, B, C के लिए वर्ड कहा गया है सेविंग सर्टेन लॉज, यानी कुछ विधियों की व्यावृत्ति, यानी इन एक्ट को जो है स्थापित रखा गया है। इसमें नवी अनुसूची भी है। 39B को लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट्स के साथ कॉम्प्रोमिशन, ये वाली चीजें हैं। संपत्ति का मौलिक अधिकार अब नहीं है, आर्टिकल 300A में डाल दिया गया जो कि एक विधिक अधिकार है, यानी किसी भी व्यक्ति को, आज भी किसी व्यक्ति को संपत्ति से वंचित किया जाता है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता लेकिन कोर्ट में जा सकता है। तो ये संक्षिप्त परिचर्चा थी संपत्ति के अधिकार की।